नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ के साथ फिजिक्स की क्लास को भी बिल्कुल ही आसान और लॉजिक तरीके से। उसी क्लास में आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कूलाम के नियम का उत्पादन कैसे होता है बहुत ही इजी मेथड से। तो दोस्तों, आज का लेक्चर पूरा देखना ना भूले। यदि मेरे द्वारा बताया गया पूरा लेक्चर आपके लिए परफेक्टली क्लियर हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने साथियों के साथ भी शेयर भी उनसे कीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा लेक्चर आपके पास कंटिन्यू पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम्स लॉ क्या होता है? देखिए, कूलाम्स लॉ सबसे पहले उसकी डिफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। निर्वात में या किसी माध्यम में, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल, कैसा? आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। यदि कोई दो बिंदु आवेश स्थिर हैं, चाहे वो निर्वात में हो चाहे वो किसी माध्यम में रखे हो, तो उन पर दो प्रकार का बल कार्य करता है। एक तो आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण बल। ये बल कब कार्य करेगा, हम जान कैसे पाएंगे कि वो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है? तो सबसे पहले डिफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद एक एक पॉइंट्स को क्लियर कराएंगे। जैसा कि दिया है, निर्वात में या किसी माध्यम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कैसा? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कब एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत रहता है। कौन चीज कार्यरत रहती है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, फिर से क्लियर कर लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कैसा? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत रहता है। क्या रहता है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो इसी डिफिनेशन से एक हम यहां पर फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए, ये कोई दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, ये निर्वात में या किसी माध्यम में रखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है r। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो जब कोई दो, ध्यान देना है, जब कोई दो बिंदु आवेश किसी निर्वात में या किसी माध्यम में रखे होंगे तो वो एक दूसरे पर प्रेशर, दाब यानी ताकत, बल लगाएंगे। कैसा बल लगाएंगे? यदि दोनों आवेश सजाती हैं, मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तब वो कैसा बल लगाएंगे? तब वो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, यदि दोनों आवेश सजाती हैं, दोनों प्लस के हैं तो या दोनों माइनस के हैं, तो वो कैसा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, और यदि दोनों आवेश विजाती हैं, यानी एक प्लस है एक माइनस है या पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तब ये कैसा बल लगाएंगे? तब ये आकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, ये आकर्षण बल लगाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश ये स्थिर है अपनी जगह पर, इनके बीच लगने वाला बल, कैसा बल? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, इनके दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल कब कार्य करेगा? जब एक आवेश प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, यानी विजातीय आवेश होंगे तब वहां पर आकर्षण बल कार्य करेगा, और जब सजातीय आवेश होंगे तो वहां पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, दोनों आवेश कहां है? ये है Q1 Q2, तो Q1 Q2 की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। क्या समानुपाती? दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी कितनी है? r है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को ये जो मिलाने वाली रेखा है ये के अनुदिश कार्यरत रहता है। ये बल इसके अनुदिश कार्यरत रहता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे दोनों तरफ अनुदिश कार्यरत रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारी कूलाम के नियम की डिफिनेशंस क्लियर हो गई।
अब इसकी उपपत्ति करते हैं कि कूलॉम का नियम ड्रा कैसे किया जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग्स पड़ेगी उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 चित्रानुसार एक दूसरे से निर्वात या किसी माध्यम में R दूरी पर रखे हुए हैं। माना दो बिंदु आवेश, ठीक है, Q1 व Q2 परस्पर चित्रानुसार निर्वात में या किसी माध्यम में R दूरी पर रखे हुए हैं, तब कूलॉम के नियम से होगा यहां पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, एक ये क्वेश्चन बन जाएगी, और दूसरा होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए ये बनेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r² हो जाएगा। दोनों मात्रा किसी दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल ये उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बनेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r²। जब हम यहां पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई एक नियतांक जोड़ देंगे K, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 r²। तो ये बनेगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 r²। यहां पर K क्या होगा, यहां पर लिख देंगे, जहां K बराबर क्या होगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, हो जाएगा ये। यहां पर K की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 r², या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 r²। ये होगा कूलॉम का नियम। अब आप थिंकिंग कर रहे होंगे कि ये K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है, कैसे होती है, और 9 इंटू 10⁹ कैसे आता है, इसको हम यहाँ पर क्लियर करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती नियतांक K माना जाता है, ये किस जो की है, ये इस कूलॉम के नियम में कैसे निर्भर करता है। तो अर्थात K की निर्भरता की यहां पर हम बात कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे K की निर्भरता। यहां पर K की निर्भरता दो प्रकार से होगी। पहले होगी मात्रक पद्धति से, और दूसरी निर्भरता होगी माध्यम से। ठीक है, तो मात्रक पद्धति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मात्रक पद्धति की यदि बात कर ले तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2। ठीक है, ये होगा इसका एसआई मात्रक। कैसे निकलेगा इसको चलिए हम यहां पर क्लियर करते हैं। K की वैल्यू को K इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यहाँ पर। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे। K इक्वल टू 12 को ऊपर 3.14 और 885 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,560,224 ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्या बनेगा, K इक्वल टू ये 4 घात को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी 10⁻16/11,560। इसको हम जब क्लियर करेंगे यहाँ पर 10 कम होगा यहाँ पर जी, इसको लिखेंगे 10⁻15/11,1156। तो देखिए ये क्या बनेगा, इसे लिखेंगे 10⁻60 इंटू 10⁹9। देखिए 6 ये हो जाएगी, 9 है 15 हो जाएगी, अपान नीचे 11,1150। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.99 इंटू 10⁹9, या हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, इसको जब क्लियर करेंगे तभी जान पाएंगे कि K की वैल्यू जो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है
उसका सोल्यूशन 9 इंटू 10⁹ कैसे आता है ये हमने आपको बताया। तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये कूलाम का नियम का सत्यापन हो जाता है। यानी क्या होता है, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहां पर हम मात्रक पद्धति की बात कर लेते हैं। तो यहां पर k की वैल्यू को हमने निकाला है कि k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ कैसे आती है। अब यहां पर हम बात करेंगे इस एप्सिलॉन नॉट की। तो आपके मन में डाउट्स होगा, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, k कहां से आया, इसका मात्रक ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2 कैसे निकला, ये हम आपको बता। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले कूलाम का नियम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, k होती है, ये इक्वल टू होता है k के। तो यहां पर लिखेंगे F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे F R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2 इक्वल टू k आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है k का मात्रक। तो k का मात्रक कैसे निकलेगा, देखिए k का मात्रक इक्वल टू होगा f का मात्रक, यहां पर क्या होगा f का मात्रक इंटू R स्क्वायर का मात्रक और अपान हो जाएगा Q1 इंटू Q2 का मात्रक। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। F है बल का मात्रक क्या होगा, यहाँ पर न्यूटन इंटू R है, यहाँ पर दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर Q1 Q2 जो है, Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये कूलाम 2 बार है, तो ये कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम को लिखेंगे C स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं NM स्क्वायर C इनवर्स -2। ये आपका निकल आएगा क्या, K का मात्रक निकल आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स 2। ठीक है, ये निकला है। अब यहां पर बात कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकलेगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो कि है निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 जो है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मात्रक कैसे निकलेगा, इसका मात्रक हम यहीं से निकालेंगे। इसके मात्रक के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालने के लिए ये फार्मूला होता है k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को हम k की जगह पर करेंगे और k को करेंगे एप्सिलॉन नॉट की जगह पर। यहाँ पर 1/4 पाई एक विमाहीन राशि है। ठीक है, मात्र केवल उन्हीं के निकाले जाते हैं जिनकी विमाएं संभव हो। यहाँ पर विमाहीन राशि है, तो इसलिए यहाँ पर केवल हम मात्रक निकालेंगे, तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर हो जाएगा 1/k का मात्रक। ठीक है, और अभी k का मात्रक आप निकाल चुके हैं NM स्क्वायर C इनवर्स 2, तो क्या हो जाएगा 1/NM स्क्वायर C इनवर्स 2। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा N इनवर्स 1 M इनवर्स 2 और C स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या होगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलाम स्क्वायर, ये होगा एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो ये हमारी प्रक्रिया पूरी हुई पहली मात्रक पद्धति पर, यानी k का मान मात्रक पद्धति पर कैसे निर्भर करता है, ये हमने पहली प्रक्रिया को पूरा किया है SI पद्धति में। यदि आप चाहते, बहुत सी डेरिवेशन आपने हल की होगी, वहां पर देखा होगा कि लिखा जाता है प्रयोगों के आधार पर k की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। कब, जब कोई डेरिवेशन ऐसी आ जाती है जहां पर अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटा करके कोई k कांस्टेंट रखा जाता है, तो वहां पर लिखा जाता है कि k की वैल्यू यहां पर प्रयोगों द्वारा 1 प्राप्त होती है। तो उसे आज हम जान लेते हैं कि वो k की जो वैल्यू 1 आती, वो आती कैसे है, उसको हम चलिए यहां पर फिर से देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2, ये होती है k की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी में हम CGS पद्धति से जानेंगे, मात्रक पद्धति की बात चल रही है अभी। मात्रक पद्धति हमने SI पद्धति से निकाला, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है, और हमने जाना k का मात्रक कैसे निकाला जाता है और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकाला जाता है। अब CGS पद्धति में जानते हैं कि k की वैल्यू 1 कैसे आती है। तो देखिए k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ NM स्क्वायर C इनवर्स 2। तो कैसे लगाएंगे, देखिए CGS पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। क्या होता है, dy यानी डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डान। ठीक है, 10⁵ डाइन होता है।
तो यहाँ पर क्लियर करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। न्यूटन को जब हम डाइन में बदलेंगे तो 10 की पावर 5 डाइन लिख देंगे। इसके बाद में मीटर स्क्वायर है। सीजीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर दिया गया है, इसलिए 2 बार 100 गुणे 100 करेंगे और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स। कूलाम इनवर्स को लिखेंगे 1/c स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बनेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4 2 to 4 इंटू 1 ये कूलाम को जब हम सीजीएस पद्धति में आवेश को तोड़ेंगे तो स्टेट कूलाम में पहुंचेगा। वो किस में पहुंचेगा? स्टेट कूलाम में, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि कूलाम का स्क्वायर दिया गया है, 2 बार दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या करेंगे k इक्वल टू ये 9 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 की पावर 9 ये कैंसिल होगी, 10 की पावर 5 और 4 9 होकर ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर k की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस प्रकार सीजीएस पद्धति में, मात्रक पद्धति में k का मान निर्भर करेगा 1 पर सीजीएस पद्धति में, और एसआई पद्धति में k का मान निर्भर करेगा यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि k का मान माध्यम पर कैसे निर्भर करता है कूलाम के नियम में। देखिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो है k की माध्यम पर निर्भरता। अब k का मान माध्यम पर कैसे निर्भर करता है, तो हम जान चुके हैं यहाँ पर, क्या जान चुके हैं कि निर्वात में कूलाम का नियम की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि इसी की वैल्यू को किसी माध्यम में देखा जाए, F माध्यम में निकाला जाए, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन m लगाएंगे इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माध्यम के अनुसार यहाँ पर हमने m लगा दिया। ये पहली क्वेश्चन हो जाएगी, ये दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 ऐसे लिख देंगे। समीकरण 1 है आपकी f निर्वात बटे f माध्यम इक्वल टू इधर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे होगा इधर माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बचेगा, ये बचेगा F निर्वात अपॉन F माध्यम इक्वल टू बचेगा ये एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। अब यहां पर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन r लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r हो जाएगा। यहां पर एप्सिलॉन m क्या है, निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों को अपान में करके हम एक ने निकाला है यहाँ पर क्या, एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r क्या होगी, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या इसे कह सकते हैं आप परावैद्युतांक। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे हम क्या कह सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या हम कह सकते हैं इसे परावैद्युतांक। ठीक है, क्लियर है, या हम इसे परावैद्युतांक कह सकते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता कह सकते हैं। तो देखिए ये क्या निकला है, आपने यहां पर क्या देखा कि k का मान माध्यम पर कैसे निर्भर करता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, F माध्यम इक्वल टू परावैद्युतांक, ये लिख सकते हैं इसे। ठीक है, F निर्वात बटे F माध्यम इक्वल टू परावैद्युतांक, F निर्वात बटे F माध्यम इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r, जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसे F निर्वात बटे F माध्यम इक्वल टू परावैद्युतांक लिखेंगे। तो यहां पर जब हम माध्यम में, किसी भी माध्यम में हम दो बिंदु आवेशों के बीच का फोर्स निकालेंगे तो वो निकालेंगे F निर्वात बटे परावैद्युतांक से। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर परावैद्युतांक की डिफिनेशन कैसे क्लियर होगी, देखिए परावैद्युतांक की डिफिनेशन कैसे क्लियर, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। फिर से हाईलाइट कर लेते हैं, परावैद्युतांक की डिफिनेशन यहां पर निकल आई है, क्या निकली है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, क्लियर है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर हुआ,
दोस्तों ये रहा। इस प्रकार हमने जाना कि k की वैल्यू माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करती है और मात्रक पद्धति पर किस प्रकार निर्भर करती है। इसके बावजूद हमने सीखा है आज कि k की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ कैसे आती है और k की वैल्यू 1 कैसे आती है मात्रक पद्धति के द्वारा, और k का मान परावैद्युतांक यानी k की वैल्यू माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करती है, उसमें परावैद्युतांक की गणना किस प्रकार की जाएगी, परावैद्युतांक को कैसे आउट ऑफ किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आज की क्लास में हमने सीखा। तो दोस्तों ये रहा आज का लेक्चर। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि मेरा लेक्चर आपको परफेक्टली क्लियर हुआ है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथियों के पास जरूर शेयर कीजिए। उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर विजिट करके पा सकते हैं फिजिक्स को एक आसान तरीके से हल करने का गोल्डन चांस। दोस्तों फिर आप बात करते हैं अगले लेक्चर की, तब तक के लिए थैंक्स।